हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। तो आज आप देख रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड लेक्चर। लेकिन अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस प्लेलिस्ट को आपको सेव करके रखना है, यहीं पर सारे लेक्चर्स अपडेट होने वाले हैं। तो चलो अभी हम हमारे लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो, ये हमारा सेकंड लेक्चर है और यहाँ से हम प्रैक्टिकल सम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पहला सम लिया है जो कि वीएनएसजीओ के पेपर में अक्टूबर 2024 के पेपर में आया था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, आपको बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट है आपका 31 मार्च 2023 और दूसरा बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024। ये आपको दो बैलेंस शीट दिया गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, और ये हो जाएगा करंट ईयर का क्लोजिंग। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग यानी ये हमारे लिए करंट ईयर के लिए ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो, आगे आपको यहाँ पर दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये आपको 3 एडजस्टमेंट दिए गए हैं। उसके बाद आपको कहा गया है कि प्रिपेयर फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकेंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको इन तीनों को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपको तीनों प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। लेकिन आप सोचो कि अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट रेडी करने को कहा गया हो तो तब क्या करते आप। तो देखो, अगर सिर्फ आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, फिर भी आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट तब भी बनाना होगा, क्योंकि इन दोनों के बिना आप फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ना कहा गया हो या फिर नहीं, आपको ये तीनों को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये एडजस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग ना कुछ नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाने होंगे, तो वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आपको ये तीनों तो कंपलसरी बनाना ही है। तो देखो, कोई भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट का ना सम स्टार्ट करो तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, आपको स्टार्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले आपको पर्टिकुलर लिखना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर का डेट लिखना है, उसके बाद करंट ईयर का डेट लिखना है, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज ये लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट असेट को लिख देंगे। यहाँ पर जितने भी करंट असेट है वो लिख देंगे और प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा यहाँ पर लिखेंगे और करंट ईयर का जो अमाउंट होगा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर एंट्री देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप करंट असेट लिखो, उसके बाद उसका टोटल करो, करंट लायबिलिटी लिखो और उसका टोटल करो। उससे पहले आपको देख लेना है कि उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया गया, कि करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो या फिर करंट असेट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो, तो वो आपको चेक कर लेना है। तो चलो हम बैलेंस शीट में जाते हैं सबसे पहले। तो देखो, यहाँ पर हमें करंट असेट दिया गया है मटेरियल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो ये हमें दिया गया है। और उसके बाद लायबिलिटी में हमें क्या दिया गया है, देखो करंट लायबिलिटी में है हमारा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड। बट आपको क्या करना है कि देखना है कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है या नहीं, तो आप उसके रिगार्डिंग चेंज कर सकते हो आप। लेकिन देखो, यहाँ पर ये जो है ना, इसे हम क्या करते हैं कि करंट लायबिलिटी की तरह कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर देखो, ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है ना, ये आपको सिर्फ बैलेंस शीट में दिया गया है, तब आपको ना इसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। अदरवाइज इसका ना बैलेंस शीट में भी अमाउंट है, उसके बाद एडजस्टमेंट भी दिया गया है, तो तब आपको क्या करना है कि इसका सेपरेट अकाउंट बनाना है और वहाँ पर एंट्री करनी है। डायरेक्ट आपको करंट लायबिलिटी में नहीं लेना है। ठीक है, ये करना होता है। और जो प्रपोज डिविडेंड है ना हमारा, ये क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसे आपको पेमेंट कर देना होता है, और ये जो 50,000 है उसे प्रोविज़न रखना होता है। तो ये प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है पेमेंट हम करेंगे, तो क्या होगा, पैसे जा रहे हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन के साइड में लिखेंगे, और ये हम प्रोविज़न रख रहे हैं तो पीएनएल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रपोज डिविडेंड मतलब कि हमने यहाँ पर डिविडेंड इतना रखा है कि लास्ट में हम इतना डिविडेंड हम हमारे शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना पेमेंट करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का है तो करंट ईयर में उसे पेमेंट कर देंगे, और ये जो करंट ईयर का है उसे हम रखेंगे प्रपोज डिविडेंड। ऐसा करके हम एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो इसकी ये एंट्री आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट कोई दिया गया है या फिर नहीं। तो देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारा है ये डेप्रिसिएशन के ऊपर है, तो ये तो नहीं आएगा यहाँ पर कहीं पर भी। और दूसरा है हमारा इंटरिम डिविडेंड, मतलब कि
ये बीच में जो हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं, मतलब लास्ट में पेमेंट नहीं करते, मिडिल ऑफ द ईयर में हम पेमेंट करते हैं, उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। तो यहाँ पर हम डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पैसे जा रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे और इसे एडजस्टेड पीएनएल के डेबिट साइड में लिखेंगे, इसकी ये एंट्री आती है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट देखो, ये है इनकम टैक्स 35,000 हैज़ बीन पेड। तो यहाँ पर देखो इनकम टैक्स जो है 35,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये किसके रिगार्डिंग है, ये है हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में भी ये दिया गया है और एडजस्टमेंट भी है, तो इसका सेपरेट अकाउंट बनाना होगा और इसे हम करंट लायबिलिटी में कंसीडर नहीं करेंगे और प्रपोज डिविडेंड को भी करंट लायबिलिटी में हम कंसीडर नहीं करते, इसे तो हम डायरेक्ट ये पेमेंट कर देंगे और इसे प्रोविज़न रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ इन दोनों को ही ना करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी हमारे करंट असेट हैं ना, इसे हम वर्किंग कैपिटल में लिख देंगे। चलो, तो ये हमारी ओपनिंग है, इसे हम लिख देंगे और ये हमारी क्लोजिंग है, इसे हम लिख देंगे। तो चलो हम आते हैं हमारे स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो हमने करेंट असेट में मटेरियल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिख दिया है और उसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट यानी कि ओपनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है और करेंट ईयर का यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है, यानी कि करेंट ईयर का क्लोजिंग का अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मटेरियल है, यानी कि इसे आप स्टॉक भी कह सकते हो। तो देखो ये मटेरियल जो है हमारा प्रीवियस ईयर में 77,000 था, लेकिन करंट ईयर में वो इंक्रीज़ होकर हो गया है 1,09,000। तो ये इंक्रीज़ हुआ तो आपको क्या करना है, इंक्रीज़ की कॉलम में उसका डिफरेंस का अमाउंट लिखना है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 32,000। तो यहाँ पर हमने 32,000 लिख दिया है, यानी कि करंट असेट में इंक्रीज़ होगा तो हम इंक्रीज़ की कॉलम में लिखेंगे और अगर डिक्रीज़ होगा तो हम डिक्रीज़ की कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो डेटर्स हमारे पहले थे 1,60,000 और अभी हो गए हैं 2 लाख। तो यहाँ पर 40,000 इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर हमने इंक्रीज़ में लिख दिया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 20,000 से 30,000 हो गया, 10,000 इंक्रीज़ हुआ तो इंक्रीज़ में 10,000 लिख दिया। कैश इन हैंड 15,000 से 10,000 हुआ, यानी कि 5,000 डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर हमने डिक्रीज़ में लिख दिया। उसके बाद कैश एट बैंक ये 10,000 से 8,000 हो गया, यानी कि 2,000 डिक्रीज़ हुआ तो हमने यहाँ पर डिक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सब का टोटल करना है। देखो ये जितने भी करेंट असेट है ना, इन सभी का टोटल करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल करेंट असेट, यहाँ पर आता है हमारा क्या, प्रीवियस ईयर का 2,82,000 और उसी तरीके से करंट ईयर का टोटल करेंगे तो वो आता है हमारा 3,57,000, ये हो गया। उसके बाद देखो करंट लायबिलिटी हम देख लेते हैं। देखो उसके बाद है करंट लायबिलिटी, ये 2 लायबिलिटी है और ये उसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ये है हमारा करंट ईयर का अमाउंट। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमने करंट लायबिलिटी लिख दिया है, क्रेडिटर 55,000, 83,000, बिल्स पेएबल 20,000, 16,000। तो यहाँ पर देखो हमारा क्रेडिटर ना पिछले साल था 55,000 और अभी है हमारा 83,000। तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ, क्रेडिटर हमारे इंक्रीज़ हुए, बट इंक्रीज़ हुआ फिर भी हमें डिक्रीज़ के कॉलम में लिखना है। तो आपको ना करंट लायबिलिटी में ना उल्टी एंट्री आपको देनी है। तो यहाँ पर देखो अगर इंक्रीज़ हुआ तो आप डिक्रीज़ में लिखोगे, अगर ये डिक्रीज़ हुआ तो आप इंक्रीज़ में लिखोगे। करंट असेट में क्या होता था कि इंक्रीज़ हुआ तो आप इंक्रीज़ में लिखते थे और डिक्रीज़ हुआ तो आप डिक्रीज़ में लिखते थे, लेकिन करंट लायबिलिटी में उसका उल्टा करना है। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज़ हुआ तो आप डिक्रीज़ में लिखोगे और डिक्रीज़ हुआ तो आपको इंक्रीज़ में लिखना है, ठीक है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्रेडिटर पहले हमारा 55,000 था, अब 83,000 हुआ, 28,000 इंक्रीज़ हुआ तो डिक्रीज़ में हम लिख देंगे। उसके बाद बिल्स पेएबल 20,000 से 16,000 हुआ, यानी कि 4,000 डिक्रीज़ हुआ तो हम इंक्रीज़ के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमें करंट लायबिलिटी का भी टोटल कर लेना है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 75,000 और इन दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 99,000। उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। तो हमें ना टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करना होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो देखो प्रीवियस ईयर का ये टोटल असेट है और ये टोटल लायबिलिटी है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल 2,07,000
और इसी तरीके से करंट ईयर का भी हो जाएगा। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,58,000। तो यहाँ पर देखो पहले हमारा प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल था 2,07,000 जो कि अभी हो चुका है 2,58,000। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट यहाँ पर टोटल में लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे और डिफरेंस का जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे 51,000। इतना डिफरेंस आ रहा है हमारा और ये इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है तो वो ना यहाँ पर पैसे हमारे जा रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो इसे हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखना है जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तब, ठीक है। ये इसकी एंट्री आती है। अगर डिक्रीज होता तो हम क्या करते हैं, डिक्रीज होता तो हम सोर्सेस ऑफ फंड में लिखते, ठीक है। ये हो गया। लेकिन देखो ये आपने जो 51,000 लिखा ये करेक्ट है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो इंक्रीज में आपने लिखा है उसका टोटल करना है और डिक्रीज में जो लिखा है उसका टोटल करना है। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो इंक्रीज का टोटल ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज का टोटल कितना है हमारा 86,000 और उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया 86,000 और उसके बाद उसमें से ये तीनों अमाउंट को हमने माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ रहा है 51,000। तो यहाँ पर भी 51,000 आया और यहाँ पर भी 51,000 आया। तो हमने जो फाइंड किया है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 51,000 ये करेक्ट है, ये यहाँ पर हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल तैयार हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाना है और उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एडजस्टेड P&L अकाउंट बना दोगे। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर रुपीज़ लिख के आपको कुछ लाइन छोड़ देना है कि आपको जितना लगता है कि इतने लाइन में आ जाएगा आपका एडजस्टेड P&L अकाउंट उतना आपको यहाँ पर छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और यहाँ पर लिखना है सोर्सेज ऑफ फंड रुपीज़ और एप्लीकेशन ऑफ फंड रुपीज़। अब डायरेक्ट सोर्सेज और एप्लीकेशन ऐसा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अभी एडजस्टमेंट के ऊपर जाना है और उसके हिसाब से आगे आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपने वर्किंग कैपिटल इंक्रीज बताया है वो 51,000 को यहाँ पर आपको एप्लीकेशन साइड में लिख देना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 51,000। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो एडजस्टेड P&L अकाउंट का ना क्लोजिंग एंड ओपनिंग ये हमें लिख देना है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में हम आ जाते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें दिया गया है P&L अकाउंट 30,000 और 48,000 ये दिया गया है। तो ये जो प्रीवियस ईयर का है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। तो हमें ओपनिंग को क्रेडिट साइड में लिखना है क्योंकि देखो कोई भी लायबिलिटी होता है ना उसका क्या होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग उसका क्रेडिट साइड में आएगा। तो 30,000 ये हम ओपनिंग क्रेडिट साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड में क्लोजिंग लिखेंगे 48,000। तो यहाँ पर देखो एडजस्टेड P&L अकाउंट में हमने लिख दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 ओपनिंग लिख दिया। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन 48,000 क्लोजिंग लिख दिया। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड ₹10,000 ऑन मशीनरी हैज़ बीन चार्ज्ड ड्यूरिंग 2023 एंड 24। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डेप्रिसिएशन देना है 20,000 लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर और 10,000 मशीनरी के ऊपर। तो यहाँ पर हमें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाना होगा और मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में बनाया है, यहाँ पर हमने बनाया है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और यहाँ पर हमने बनाया है मशीनरी अकाउंट। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर असेट साइड में। तो यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग 2 लाख दिया है और क्लोजिंग 1,70,000 दिया है और मशीनरी का 80,000 ओपनिंग है, 2 लाख क्लोजिंग है। और ये ना हमारी असेट है। असेट की क्या होती है, डेबिट बैलेंस होती है। तो ओपनिंग हम डेबिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में उसका ओपनिंग लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,70,000 और मशीनरी अकाउंट में भी लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख, ये हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें लैंड एंड बिल्डिंग में 20,000 डेप्रिसिएशन बताना है और मशीनरी में 10,000 डेप्रिसिएशन बताना है। तो देखो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री आती है कि डेप्रिसिएशन ना P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आता है
और जिस अकाउंट में से हम माइनस कर रहे हैं जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग तो उसके क्रेडिट साइड में आएगा और मशीनरी तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो P&L अकाउंट में हमने लिख दिया है डेबिट साइड में, यहाँ पर हमने लिख दिया है टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड मशीनरी 20,000 10,000, टोटल हमने लिख दिया है 30,000। और हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में क्रेडिट 20,000 करेंगे और मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट 10,000 करेंगे। तो यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में हमने बाय डेप्रीसिएशन 20,000 लिख दिया और यहाँ पर मशीनरी के अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन 10,000 हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर और कोई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हम इसे क्लोज कर देंगे। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग को क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है 2 लाख, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लाख। तो यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन 20,000 और क्लोजिंग 1,70,000 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आता है, 10,000 का हमारा डिफरेंस आता है। और ये क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो वो क्या होता है कि वो सेल्स होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट सेल्स। तो हम सेल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आया यानी कि ये हमारे लिए सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। तो इसकी सेकेंड एंट्री क्या आएगी, सोर्सेज ऑफ फंड में हम लिख देंगे सेल्स ऑफ लैंड, यहाँ पर आ गया हमारा 10,000। ठीक है, उसके बाद हम मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखो मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो 2 लाख एंड 10,000, तो यहाँ पर हो गया 2 लाख 10,000 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 2 लाख 10,000। और यहाँ पर हमारी ओपनिंग थी कितनी 80,000, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 1,30,000। तो 1,30,000 ये हमारा डिफरेंस आया डेबिट साइड में, यानी कि हमने परचेज़ किया होगा, इसके लिए हमारा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट, और हम परचेस करेंगे तो पैसे हमें देने होंगे, तो पैसे जा रहे हैं तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। तो इसे हम ना एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमने लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी 1,30,000। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की ओर। तो यहाँ पर देखो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20,000 हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड 24। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 20,000 का इंटरिम डिविडेंड पेमेंट करना है। तो देखो पेमेंट करेंगे हम तो ये क्या होगा, फंड फ्लो में एप्लीकेशन साइड में आएगा क्योंकि पैसे हमारे जा रहे हैं। तो पहली एंट्री तो यहाँ पर आ जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000। और देखो इंटरिम डिविडेंड तो हम क्या करते हैं कि ये डिविडेंड ना हम किसे पेमेंट करते हैं, हमारे शेयर होल्डर को, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड हम पेमेंट करते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रॉफिट का हिस्सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये हमेशा ना P&L के डेबिट साइड में आता है। तो इसकी सेकेंड एंट्री क्या आएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर देखो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू इंटरिम डिविडेंड 20,000। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट है कि इनकम टैक्स ऑफ ₹35,000 हैज़ बिन पेड ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड 24। तो यहाँ पर देखो ये इनकम टैक्स पेड करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका भी अकाउंट बनाना होगा। देखो ये किसके रिगार्डिंग है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो उसकी ओपनिंग 40,000 है और क्लोजिंग 50,000 है, तो इसका हमें अकाउंट बनाना होगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। और यहाँ पर देखो ये ना हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी ना क्रेडिट बैलेंस होगी। तो ओपनिंग हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्लोजिंग हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बनाना है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग 40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग 50,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने जो इनकम टैक्स पेड किया है ना 35,000, उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर देखो हमने 35,000 इनकम टैक्स पेड किया, तो पेमेंट किया हमने, तो पैसे जा रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में लिखेंगे हम यहाँ पर इनकम टैक्स पेड 35,000, और इसकी क्रॉस एंट्री हमारे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने 35,000 लिख दिया है, और यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हम लिखेंगे। उसके बाद देखो उसके बाद हमें इसको क्लोज करना है। तो यहाँ ना डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो इसका हम टोटल करेंगे तो आ जाता है 85,000, और वही हम यहाँ पर भी लिख देंगे 85,000। और यहाँ पर देखो उसमें से हम 40,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है हमारा क्या, 45,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसे आपको जाने देना है P&L अकाउंट में, भाई P&L अकाउंट लिखोगे। तो इसका मतलब ना ये होता है कि हमने ये प्रोविज़न रखा है, तो हम क्या करेंगे
P&L अकाउंट में लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट 45,000। तो यहाँ पर देखो हमने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया है टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 45,000। तो ये हो गया हमारा, एडजस्टमेंट भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से बैलेंस शीट में आ जाना है और वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 3 लाख और अभी हो गया है करंट ईयर में 4 लाख, यानी कि 1 लाख यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैसे इंक्रीज़ होता है, यानी कि हमने 1 लाख का शेयर इश्यू किया होगा तो ये वहाँ से हमें पैसे आए होंगे, इसके लिए हमारा शेयर कैपिटल 1 लाख इंक्रीज़ हुआ है। तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो ये सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड में लिखेंगे। तो देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने सोर्सेज ऑफ फंड में लिख दिया है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, ये हमने एंट्री दे दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो पहले था 1,50,000 और अभी है 1 लाख, यानी कि 50,000 यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। यानी क्या हुआ कि 50,000 को हमने रिडीम कर दिया है, यानी कि उनके प्रेफरेंस शेयर को हमने ले लिया है और उन्हें पेमेंट कर दिया है 50,000 का। तो यहाँ पर 50,000 हम रिडीम कर रहे हैं, तो 50,000 की क्या एंट्री आएगी कि पैसे हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमने लिख दिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000, इसकी एंट्री हमने यहाँ पर दे दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है P&L अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो चुकी है, ये हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा है P&L अकाउंट की। उसके बाद है जनरल रिजर्व, जो कि पहले था 40,000 और अभी हो गया है 70,000। तो यहाँ पर 30,000 का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हमने जनरल रिजर्व और रिजर्व रखा है, मतलब 30,000 हमने और जनरल रिजर्व रखा है। तो ये हो जाएगा डेबिट साइड एडजस्टमेंट P&L अकाउंट की। तो यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट P&L अकाउंट में हमने लिख दिया है टू जनरल रिजर्व 30,000, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे है हमारा करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर की एंट्री हो चुकी है, बिल्स पेएबल की एंट्री हो चुकी है जो कि हमने वर्किंग कैपिटल में दिया था, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ये भी हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा प्रपोज डिविडेंड। तो देखो प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर का ये डिविडेंड हमें पेमेंट करना है, तो ये पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखो तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में हमने लिख दिया है डिविडेंड पेड 42,000, और उसके बाद ये जो 50,000 है ना, ये 50,000 इसे हमें प्रोविज़न रखना है। तो हम एडजस्टमेंट P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है टू प्रपोज डिविडेंड 50,000, तो इसकी भी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे आ गया है हमारा यहाँ पर असेट। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हो चुकी है, मशीनरी की एंट्री हो चुकी है, गुडविल बाकी है। तो देखो गुडविल था हमारा पहले 1,15,000 जो कि डिक्रीज़ होके 90,000 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है कितना 25,000, यानी कि 25,000 को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है गुडविल को, जो कि अभी गुडविल कुछ हमारा काम का नहीं है, तो वो हमारे लिए लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे 25,000 एडजस्टमेंट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000, तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे है हमारी करंट असेट। तो इन सब की भी हमने एंट्री दे दी है। तो यहाँ पर सारी अमाउंट की एंट्री आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है कि सारे अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टेड P&L अकाउंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि डेबिट साइड का ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, तो आपको इन सब का टोटल करना है। तो टोटल आता है हमारा 2,48,000। तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया है 2,48,000, उसमें से आपको माइनस करना है 30,000। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा है 2,18,000। तो ये जो आया ना अमाउंट हमारा, ये हमारा है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये हमारा हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट, जो कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फंड होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड में लिख देंगे। देखो सोर्सेस ऑफ फंड में हमने लिख दिया है एडजस्टेड प्रॉफिट 2,18,000, और उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का टोटल करना है, और ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड में सेम अमाउंट ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका टोटल करोगे तो आता है 3,28,000, और इसका टोटल करोगे तो भी आ जाएगा 3,28,000, यानी कि हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और हमने एकदम करेक्ट सम कैलकुलेट किया है।
आई होप कि आपको ये सम क्लियर हुआ होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर से शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।